वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए प्रथम सेमेस्टर के दूसरे पेपर के बारे में। यानी इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। SOC 102 वाला पेपर का जो कोड है मैंने उसको करवा दिया था, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो 103 का है, यानी कि सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर, ठीक है। इससे बनने वाली 103 SOC 103 ये पेपर कोड है आपका। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर में टॉप 100 क्वेश्चंस जो होंगे मैं उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके। चले फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ होते हैं भैया? 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी है? तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार है कुल मिलाकर के, ठीक। कितने संस्कारों की बात होती है? 16 संस्कारों की बात होती है। सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार, ठीक है। पुंसवन संस्कार उसके बाद में, ठीक है। चूड़ाकरण, फिर आप देखते तमाम प्रकार के संस्कारों की बात हुई। 16 संस्कार है, जिनमें से आपका सबसे जो लास्ट संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। माइंड और सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, पैरेटो, स्पेंसर या फिर पीटरिम सोरोकिन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो माइंड एंड सोसाइटी जो पुस्तक है इसको लिखा है पैरेटो ने। इस पुस्तक को लिखा है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ठीक है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में 2 सालों तक अध्ययन किया था किसने? मैकियम मैरियट ने किया था। मैकियम मैरियट ने 1950 से लेकर के 1952 तक अध्ययन किया था इन्होंने किशनगढ़ी गांव का, जिसमें नौरता के बारे में अध्ययन मतलब उसमें मिलता है। नवरात्रि को नौरता बोलते हैं किशनगढ़ी गांव में उत्तर प्रदेश में। हालांकि नवरात्रि बोलते हैं या फिर नवरात नवरात बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी नवरात बोला जाता है उसको, वहां पर नवरता बोलते हैं किशनगढ़ी में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज विलेज पुस्तक MN श्रीनिवास ने लिखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है ये? बताएं। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण है। 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मणोस्य मुखामासीद, बाहु राजान्यकर्ता, उर्तदस्य वैश्याः, पादाभ्याम शूद्रो अजायता। 4 मतलब वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। जबकि जो प्रजातियां होती हैं वो कई होती हैं। निग्रेटो जो है ये प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? मानव समाज का मतलब ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक मैंने आपको बताया किसने लिखा है? किंग्सले डेविस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, किंग्सले डेविस ने लिखा है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक। चले अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल आगबर्न ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगबर्न ने दी है क्या सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा? कब दी? 1922 में दी। 1922 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक आती है सोशल चेंज। तो आपसे पूछे सोशल चेंज पुस्तक के लेखक, तो आगबर्न है। सोशल चेंज पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? इन्होंने दी है। किसने? आगबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती भौतिक संस्कृति, ठीक है, और एक होती है अभौतिक संस्कृति। क्लियर? तो भौतिक संस्कृति जैसे कि आपका जो आपका मतलब जैसे जिसको आप देख पा रहे हैं, जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब क्या है? भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक संस्कृतियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखती, जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार, नियम कायदे, समाज के रीति रिवाज, ठीक है, दंड की मतलब की व्यवस्था, जो तमाम प्रकार के नियम कायदों की व्यवस्था, रीति रिवाज, पहनावा बढ़ावा तो दिखता है। हालांकि जो व्यवहार, आचार व्यवहार, क्षमता, ये सब होती है, सब आपको नहीं दिखती। तो ये सब क्या होती है? ये सब आपकी अभौतिक संस्कृति होती है, ठीक है। तो अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के बीच में जब गैप हो जाता है, उसी गैप को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। मान लेते हैं कि खूब ज्यादा टीवी, एसी, फ्रिज, मतलब खूब ज्यादा
भौतिक संस्कृति का विकास हो जाए और अभौतिक संस्कृति यानी विचारों का विकास ना हो पाए, तो वैसी स्थिति क्या होगी, सांस्कृतिक विलंबना होगी कि एक संस्कृति आगे चल रही है और दूसरी संस्कृति का विकास धीमे चल रहा है उसकी तुलना में, तो सांस्कृतिक विलंबना हो जाएगा, यानी कि एक संस्कृति तेज है, एक संस्कृति धीमे है, यानी विलंब ही। तो समझ रहे हैं ना सांस्कृतिक विलंबना, तो यही होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहते हैं? तब उसको हम बोलते हैं पर संस्कृतिकरण। पर माने दूसरी की संस्कृति यानी कल्चर को ग्रहण करना, यानी जब हम दूसरे संस्कृति के प्रभाव में आते हैं और उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं और उनकी चीजों को अपनाते हैं तो प्रसंस्कृतिकरण हो जाता है या प्रसंस्कृति ग्रहण हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप बताएंगे। पुस्तक जिसमें WF आकबर ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति में भेद किया है, बताएं। भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों की अगर बात की है, मैंने आपको बताया आकबर महोदय ने जिस पुस्तक में किया है वो कौन सी पुस्तक है, सोशल चेंज पुस्तक है। ओके, किस पुस्तक में किया है भैया, सोशल चेंज पुस्तक में किया। मैंने अभी आपको बताया सोशल चेंज की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की बात करी है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, सोशल चेंज उन्हीं की पुस्तक है, किसकी, WF आकबर्न की। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण वही देते हैं और भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में अंतर बताते हैं। मैंने आपको बता दिया दोनों संस्कृतियां क्या होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कृति का लक्षण नहीं है इनमें से? देखिए, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति बिल्कुल है, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण भी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां हस्तांतरित होती है। ठीक है, संस्कृति अधिवैयक्तिक है, ठीक है, बिल्कुल है, अधिवैयक्तिक है। संस्कृति में असामाजिकता का गुण होता है, नहीं सामाजिकता का गुण होता है, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से तीनों आपके ऊपर वाले सही हैं, ABC, डी वाला जो है यही गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, फैशन मनुष्य की कुछ गहरी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है, वे हैं क्या हैं, वे बताएं, बताएं। फैशन जो है, प्रश्न बढ़िया है, फैशन मनुष्य की कुछ गहरी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है, वे है नवीनता की ललक, पहचान मतलब पृथक पहचान की लालसा, अनुरूपता की आवश्यकता के कारण से लोग जो है फैशन को अपनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता रहा प्रश्न है। संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्ष कोपिड्स ने कहा था इसको। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आकबर और निमकाप ने दी, खास करके आकबर ने दी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है इनमें से? देखिए, संस्कृति के तत्व इनमें से कौन से नहीं, देखिए पहनावा, मूल्य, व्यवहार के ढंग, ये संस्कृति के तत्व हैं। परिवार जो है संस्कृति का तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? अभौतिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो अभौतिक संस्कृति में उसका उदाहरण कौन, मतलब प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं? देखिए, अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृतियों में विचारधाराएं आएंगी, प्रथाएं आएंगी, रीति रिवाज आएंगे, जनरीतियां आएंगी, ठीक है, निषेध आएगा, लेकिन आपका मतलब जो मिनाही होती है कि आप समाज में ये काम नहीं कर सकते, तो एक भी नियम की व्यवस्था हो जाती है वो भी। ठीक है, औषधियाँ जो है वो आपको दिखती हैं और आप उसको छू भी सकते हैं, तो वो अभौतिक नहीं, वो भौतिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है? ये कथन कहा था टाइलर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसको बोलते हैं पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से सभ्यता संबंधित है, किससे है? भौतिक संस्कृति से या अभौतिक संस्कृति से? तो सभ्यता जो होती है वो भौतिक संस्कृति से रिलेटेड होती है, यानी जो तमाम प्रकार के जो वस्तुओं का विकास होता है भौतिक संस्कृति की, वही सभ्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है, किसने कहा? मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है, ये कथन आकबर्न का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के बारे में सही है इनमें से? देखिए, समाजीकरण जो होता है यानी सोशलाइजेशन में व्यक्तियों को सामाजिक बनाता है, चूंकि एक जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी बनाने में समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, समाज को व्यक्ति से ऊपर बनाता है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि समाज जो है वो व्यक्ति से ऊपर है, क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति का विकास दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। या व्यक्तियों को सामाजिक क्षेत्र में लाता है, ठीक है, बिल्कुल लाता है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। समाजीकरण से रिलेटेड ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण अगर आपका नहीं होता है, अगर आप समाज में आप मतलब पैदा हो, मतलब कि कोई लड़का पैदा हो और उसको लेकर के जाके आप जंगल में छोड़ाओ, तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि समाज की ज़रूरत पड़ती है उसको पालने पोसने के लिए, उसको तमाम प्रकार के नियम कायदे सीखने के लिए, खाने पहनने, उड़ने, बैठने, बोलने, चालने, हंसने, ठीक है, इमोशंस, ये सब जानने और सीखने को घर में मिलता है, परिवार में मिलता है, समाज में मिलता है। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समाज की प्रक्रिया से किसका नाम जुड़ा हुआ है? सी एच कूले का बिल्कुल जुड़ा हुआ है समाजीकरण की प्रक्रिया से। एच मतलब जी एच मीड का भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए चार्ल्स कूले आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत देते हैं। मी एंड मुझे का सिद्धांत यानी कि आई एंड मी का सिद्धांत देते हैं जी एच मीड। सिगमंड फ्रायड जो सिद्धांत देते हैं, एक वो इड ईगो एंड सुपर ईगो का सिद्धांत देते हैं। ये तीनों सिद्धांत जो है ये समाजीकरण से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर घ लगा देंगे, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे चार्ल्स कूले ने दिया। आपसे पूछेगा कि आई एंड मी की अवधारणा किसने दी, तो आप बताओगे जी एच मीड ने दी। आपसे पूछेगा इड ईगो एंड सुपर ईगो या इद अहम और परा अहम की बात किसने करी, तो सिगमंड फ्रायड ने करी। मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता कौन है? सिगमंड फ्रायड है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यानी घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समाजीकरण के बारे में कौन सा सही है? देखिए, समाजीकरण जो है यह व्यक्तियों के भीतर मूल्यों और शिष्टाचार का पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल डालता है, ठीक है ये बात। समाजीकरण में नई चीज़ों को सीखना और दुर्भावनापूर्ण व्यवहारों को भूलना दोनों शामिल हैं, हाँ बिल्कुल शामिल है। समाजीकरण संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सभी कथन जो है समाजीकरण के बारे में सही है, ऑप्शन नंबर घा लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से इड ईगो एंड सुपर ईगो, इड का मतलब होता है ईद, हिंदी में इड को ईद कहते हैं, ठीक है, तो ईद, ईगो को आपको मिलेगा अहम, ईगो मतलब होता है अहम, ठीक है, और सुपर ईगो मतलब होता है क्या? पराहम, ठीक है, क्या होता है? पराहम, यानी पर अहम, क्लियर। तो ईद अहम एंड परा अहम, ये बोले चाहे ईड ईगो एंड सुपर ईगो बोले, क्या लगाओगे? सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चार्ल्स कूले आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, जी एच मीड आई एंड मी की अवधारणा दी है, क्लियर। और समाज शास्त्र की परिभाषा मैकावर पेज क्या देते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे, द्वितीयक समूह इनमें से कौन सा नहीं? देखिए राजनीतिक दल जो है द्वितीयक समूह है, बिल्कुल थी, क्योंकि इनमें आपस में पारस्परिक संबंध नहीं होता है, एक व्यावसायिक तरीके से जुड़े होते हैं। एक शहर भी द्वितीयक समूह होता है, एक श्रमिक संघ भी द्वितीयक समूह होता है, लेकिन जो पड़ोस होता है ये प्राथमिक समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे। अगला क्वेश्चन से, जननांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? जननांकिकी का पिता कहा जाता है माल्थस को। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित जननांकिकी का पिता है ये माल्थस जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सामान्य धर्म के मनु ने सामान्य धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? सामान्य धर्म के कितने जो है लक्षण होते हैं मनु के अनुसार? तो 10 लक्षण होते हैं, मनु ने सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए, कौन कौन से? पहला लक्षण आपका है धैर्य, मतलब पहला लक्षण है धुति, धुति मतलब होता है धैर्य धारण करना। फिर दूसरा होता है क्षमा, तीसरा होता है दम यानी कि संयम रखना, चौथा होता है आपका आस्तीय यानी कि चोरी ना करना, इसके अलावा पांचवा होता है सोच यानी कि शुद्धता, इसके अलावा छठा होता है आपका इंद्रिय निग्रह, ठीक है, यानी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। इसके अलावा सातवां होता है धी यानी बुद्धि, उसके अलावा आपका आठवां होता है विद्या, और नौवां आपका होता है सत्य, और 10वां होता है अक्रोध यानी क्रोध ना करना। तो ये 10 लक्षण होते हैं धर्म के, सामान्य धर्म के। किसने बताया? मनु ने बताया, मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्ग में किसका महत्व होता है? देखिए वर्ग में कर्म का महत्व होता है, सॉरी वर्ग में किसका महत्व होता है? व्यवसाय का महत्व होता है, ठीक है, व्यवसाय इज राइट आंसर। तो वर्ग में व्यवसाय का महत्व होता है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वर्ग में सदस्यों में पाया जाता है समानता पाई जाती है, बिल्कुल खा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार और मदान ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया?
जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सबसे पहले लगाया था 1655 ईस्वी में किसने? ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की कास्ट से बना है। कास्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कास्ट शब्द जो है कास्टा से बना है, वो आपका किस भाषा का शब्द है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कास्ट शब्द अभी एक प्रश्न मैंने रखा है, तो उसको आप उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप लोग तब तक बताएं कमेंट करके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, बताइएगा। प्रश्न है, किसने कहा, प्रश्न क्या है? किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? बताएं। समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा? रॉबर्ट बीर स्टीड, मैकाइबर, या किंग्सले डेविस, या A W ग्रीन, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। संघर्ष जो है, प्रश्न बढ़िया है, बताएं। संघर्ष, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में पूछा सकता है। बताएं किसने कहा है? मैकाइबर ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? समाज यानी सोशोलॉजी पुस्तक एक लिखी उन्होंने, सोसाइटी पुस्तक में उन्होंने लिखा है मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ होता है भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के बीच में अंतराल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है? तो किसने दी है? कांट ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त कांट ने क्या दिया है? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रथागत कानून किसमें पाए जाते हैं भैया? प्रथागत कानून जो है जटिल समाजों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे। यह कथन किसका है? मनुष्यों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है लेकिन वे संघर्ष प्रवृत्त प्राणी हैं। मनुष्यों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है परंतु वे संघर्ष प्रवृत्त प्राणी है, ये कथन कहा था कॉलिंस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसका कथन है? संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है, वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन है किंग्सले डेविस का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है? प्रतिस्पर्धा की विशेषता देखिए, लक्ष्यों की समानता होती है, अचेतन प्रक्रिया और अवैयक्तिक प्रक्रिया, तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग को वर्गीकृत किया है? बताएं, सहयोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में किसने बांटा? मैकाइबर पेज ने बांटा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? सहयोग जो है वो सहयोगात्मक प्रक्रिया है, बाकी अनुकूलन, संघर्ष और प्रतियोगिता ये सब जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया नहीं है। सहयोग मतलब कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं? मतलब कौन कहता है इनमें से? अंतःक्रिया को विभिन्न स्वरूपों मतलब अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया कौन कहते हैं? बीसंज और बीसंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? इनमें से गुणात्मक पद्धति जो है सांख्यिकीय पद्धति, ये गुणात्मक पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से देखिए, इनमें सुमेलित की नहीं है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, वैसे परिस्थिति और भूमिका की बात किसने की है? लिंटन ने करी है। परिस्थिति और भूमिका की बात किसने करी है? लिंटन ने, बिल्कुल ठीक है। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। और संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स देते हैं, वर्ग संघर्ष, संघर्ष सिद्धांत स्पेंसर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष सिद्धांत स्पेंसर कर लेंगे, सी ऑप्शन वही गलत हो जाएगा आपका। प्रभु जाति की अवधारणा कौन देता है? श्रीनिवास देते हैं, एम.एन. श्रीनिवास। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग जो है वो कौन सा है? विधि निर्माण, धर्म या समाजीकरण? सामाजिक नियंत्रण आप तब कर पाएंगे जब आप एक कानून या विधि बना देंगे कि भाई अगर आप ये करोगे तो इसके लिए आपको ये दंड मिलेगा, तो इससे समाज में कंट्रोल हो जाएगा। एक सामाजिक जब व्यवस्था होगी, नियम कायदे होंगे, तो उसमें लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और प्रभावी होगा वो विधि निर्माण। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं, निरर्थक नहीं, हिंसात्मक भी नहीं होते हैं, एकदम अचानक भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, सतत होता, सतत माने लगातार होता रहता है, सस्टेनेबल तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? इनमें से देखिए, जाति व्यवस्था,
अस्पृश्यता और अंधभक्ति, ये तीनों हिंदू धर्म के पतन का कारण आप बता सकते हैं। हालांकि हिंदू धर्म पतन की ओर नहीं है, ये प्रश्न अगर पूछे तो ऐसे बता सकते हैं। ये चीज़ें अगर अंधभक्ति, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के तरीके से हम लोग एक इस चंगुल में जकड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी धर्म खत्म हो जाएगा। जब ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, ये सब करेंगे तो उसमें फिर व्यवस्था नहीं रहेगी। कर्म के अकॉर्डिंग आपका अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति में। तो जब ये होगा तब आगे और बढ़ेगा। आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है आज किस तरीके से खुशियाँ मना रहा है। भगवान श्री राम का जो है मंदिर एक प्रकार से बन गया है लगभग में, ठीक है, बन ही रहा है अभी। और आप देखें कि कितने सारे लोग आ चुके हैं अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या डेवलपमेंट के एकदम से पराकाष्ठा पर है इस समय। आप कभी जब मंदिर बन जाएगा आइएगा तो उस समय अयोध्या देखिएगा, और उससे पहले जब आपने देखा होगा फिर देखना कि अयोध्या कितना बदल गया, ठीक है। तो अब देखें तो धर्म, हिंदू धर्म तो इस समय उफान पर है अपने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। देखिए वैसे तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात करी गई है, अलग अलग कुल मतलब सर्वसम्मति से 16 संस्कार हैं, लेकिन मनुस्मृति में 13 संस्कारों के बारे में बताया मनु ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत अर्जुन को समझाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अभी मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था, बिल्कुल बताएं, पुर्तगाली, यूनानी, लैटिन या जर्मन। तो कास्ट शब्द जो है वो किस शब्द से बना हुआ है, कास्टा शब्द से बना हुआ। किससे बना भैया, कास्टा शब्द से। और कास्टा शब्द किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा। जाति राजनीति का कैंसर है, ये कहा था डी.आर. गाडगिल ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जाति जो है वो राजनीति का कैंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था। तो देखें काका कालेलकर जो है वो प्रथम सभापति थे। मतलब कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। 1953 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, वो था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम वर्ग पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, काका कालेलकर, 1953, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बीपी मंडल द्वितीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, क्लियर, बीपी मंडल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, बताएं। संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, बताएं। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किंग्सले डेविस की है। खा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, किंग्सले डेविस। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है एलेक्स इंकेलस ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है। अगला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा हर्बर्ट रिजले ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है। हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण। देखिए अर्जित एक परिस्थिति होती है अर्जित, और दूसरी होती है प्रदत्त। तो ये भी प्रदत्त पर इसमें मैं समझा दूंगा। अर्जित माने होता है अपने टैलेंट के दम पर जिस सिचुएशन व्यक्ति प्राप्त करता है समाज में, वो होता है अर्जित, यानी कि अपने दम पर, खुद के बल पर, ठीक है, वो अर्जित होता है। तो डॉक्टर जो है ये खुद व्यक्ति बनता है, ठीक है। जबकि प्रौढ़, युवा और राजकुमार, ये सब राजकुमार राजा के पुत्र हो गए, राजकुमार बन गए। युवा आप तो भगवान की देन है, आप युवा अवस्था को होंगे, प्रौढ़ होंगे आप, ये प्रभु की देन है, ठीक है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर आप खुद बनते हो, ठीक है, क्या बनते हो, अपने टैलेंट के दम पर आप पढ़ते लिखते हो, उसके बाद में बनते हो। तो बी ऑप्शन ये अर्जित परिस्थिति है आपकी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है पूछा गया। देखिए नहीं है यानी कि अर्जित परिस्थिति। देखिए प्रदत्त का उदाहरण इनमें से नहीं है। देखिए जाति जो है ये प्रदत्त परिस्थिति ही है, यानी कि जाति, किस जात में आप पैदा होंगे, ये जिस जात में आप पैदा होते हैं पहले से निर्धारित होता है। आप किसके यहाँ पैदा हुए, उसी आपके पिताजी जो हैं आप भी उसी जाति के हो जाते हैं, यानी कि आपका उसमें कुछ नहीं चलता। तो प्रदत्त माने जो आपको आपके पिताजी के द्वारा, आपकी वंश परंपरा के द्वारा आपको मिला है, वो होता है आपका प्रदत्त, ठीक है। तो जाति एक प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है। जबकि शिक्षा, लिंग और आयु, आयु, शिक्षा और लिंग, ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर आयु, लिंग, ये तीन जो आयु देखेंगे, आयु आपकी कब बढ़ेगी कितना घटेगी, ये प्रदत्त है, ठीक है।
और इसके अलावा लिंग भी, यानी कि महिला होंगे पुरुष होंगे, ये भी प्रदत्त है। ये पता नहीं होता आपको, आपके दम पर अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं, जबकि शिक्षा जो है आपका, ये क्या है, अपने दम पर आप करते हैं, यानी कि ये अर्जित है। क्लियर? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किसने कहा कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिकाएं नहीं होती? बिना परिस्थिति की कोई भूमिकाएं नहीं होती हैं, कथन है लिंटन का, राल्फ लिंटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? प्रदत्त परिस्थिति इनमें से कौन सी है? देखिए, विद्यार्थी, अध्यापक और डॉक्टर, ये आप क्या बनते हैं? अध्यापक, डॉक्टर और विद्यार्थी, ये आप अपने मन से बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, ये अर्जित परिस्थितियां हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं परिस्थिति, इनमें से कोई परिस्थिति प्रदत्त नहीं है, सब अर्जित परिस्थितियां हैं। अगला प्रश्न, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया? किसने किया भैया? राल्फ लिंटन ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? इनमें से अर्जित परिस्थिति का कौन उदाहरण है? देखेंगे, लैंगिक परिस्थिति ये आपकी प्रदत्त है, जातीय प्रदत्त है, प्रजातीय स्थिति प्रदत्त है, ये सब। राजनीतिक परिस्थिति जो है, आप किस भाजपा में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, सपा में रहेंगे, बसपा में रहेंगे, आरजेडी में रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, ये आपका अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि सुमेलित है इनमें से? बताइए कौन सा सुमेलित है इनमें से? देखिए, मर्टन जो है परिस्थिति पुंज के उदाहरण देते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, तो मर्टन भूमिका पुंज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? देखिए, अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, अर्जित परिस्थिति न्यायाधीश अर्जित होता, ठीक है। प्रदत्त वयस्कता प्रदत्त है, बिल्कुल ठीक है। परिस्थिति पुंज की अवधारणा आप देखेंगे लिंटन, राल्फ लिंटन भी देते हैं, मर्टन भी देते हैं। हालांकि लिंटन और मर्टन में थोड़ा डिबेट भी है, हालांकि दोनों लोगों ने दिया, लेकिन भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं दिया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं? बताएं, एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं, अर्जित होती है व्यावसायिक औद्योगिक समाज में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधान परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो एवेरेट ह्यूजेस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति प्रतिमान की ओर संक्रमण परिवर्तन की किस प्रक्रिया की विशेषता है? तो जाति से वर्ग की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रदत्त से अर्जित, ये जाति से वर्ग, ओके। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संरचना का अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण है? खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, देखिए, निर्जातीयता बंद अर्थव्यवस्था, मतलब कि बंद स्तरीकरण है, जाति भी बंद है और धर्म भी बंद स्तरीकरण है, ठीक है। ये तो चूंकि आप देखें किस जाति में है, किस धर्म में है, ठीक है, निर्जातीयता भी, ये सब स्तरीय मतलब खुली स्तरीकरण में नहीं आती है, मतलब ये खुली स्तरीकरण की व्यवस्था, ये सब मतलब कि ये बंद व्यवस्था के अंतर्गत आती है, खुली में नहीं आती। तो खुली पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण का आधार, औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण का आधार धन और शक्ति होता है, यानी आपके पास पावर, धन और शक्ति जो होती है, ये आपको औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण का जो है होता है कि भाई आपके पास ज़्यादा धन है तो आप ज़्यादा उच्च लेवल पर होंगे, आपके पास जो है ज़्यादा शक्ति है, पावर है, तो आपकी आपकी आपके पास ही उद्योग आएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्तरीकरण का प्राण शास्त्रीय आधार क्या है? स्तरीकरण का प्राण शास्त्रीय आधार है आयु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति को स्तरीकरण के आधार के रूप में किसने प्रस्तुत किया? बताएं, शक्ति को स्तरीकरण के रूप के मतलब स्तरीकरण के आधार के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो सी डब्ल्यू मिल्स ने प्रस्तुत किया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है? बताएं, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है? ये रेमंड मूरे का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने समाज को सरल मिश्रित और दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित समाजों में व्यक्त किया है? किसने व्यक्त किया भैया? तो इसको किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच स्पेंसर।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मतलब सॉरी सामाजिक लक्ष्यों या सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण होता है। सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण होता है समाजीकरण के द्वारा। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी है? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखे हैं जिसबर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है? ये कहा था लुई डुइमा ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष के सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो संघर्ष की बात जब भी आती तो कार्ल मार्क्स आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक असमानता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है? सामाजिक असमानता एक स्तर होता है, कोई उच्च स्तर पर होता है, कोई निम्न स्तर पर होता है, कोई मध्यम स्तर पर होता है, इस तरीके से। तो असमानता। अगला प्रश्न है औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण का क्या आधार होता है? औद्योगिक समाजों में धन और शक्ति के अकॉर्डिंग जो है होता है वो, ठीक है, स्तरीकरण। अगला प्रश्न है किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक समाज के रूप में किया है? तो जब भी जो है इसकी बात हो, संघर्ष की बात हो, औद्योगिक के रूप में बात हो, संघर्षशील और आर्थिक की बात करता, संघर्षशील और औद्योगिक रूप में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो उसको किसने किया है भैया? कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया है? तो बेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया है? आंद्रे बित्ताई ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत भारतीय समाज में संस्तरण का प्रमुख आधार है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे, बताएं। परंपरागत भारतीय समाज में संस्तरण का आधार जाति, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति को स्तरीकरण के आधार पर या आधार के रूप में स्वीकार किसने किया? तो गारफिंकल ने किया, गारफिंकल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण से विशेषीकृत है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण से विशेषीकृत है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर केवल परंपरागत समाज, सभी मानव समाज, केवल आधुनिक समाज। तो सभी मानव समाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे जटिल श्रम विभाजन विशेषता है किसकी? जटिल श्रम विभाजन आधुनिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे आधुनिक समाज कहते हैं। क्या बोला गया है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्तरीकरण, बिल्कुल। जब समाज जो है समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते तो उसी को स्तरीकरण बोलते हैं, स्ट्राटिफिकेशन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परंपरागत समाज में स्तरीकरण का कौन सा आधार प्रभावी होता है? तो परंपरागत समाज में स्तरीकरण का जो यहाँ पर देखेंगे व्यवसायिक ज्ञान नहीं होता, भूमि और अधिकार, सहन शक्ति, धार्मिक ज्ञान आपके पास कितना है? परंपरागत समाजों में स्तरीकरण का आधार धार्मिक ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन या उदाहरण इनमें से कौन सा है? बताएं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन का उदाहरण है उदग्र गतिशीलता, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदग्र गतिशीलता जो है ये है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? बताइए फटाफट से। मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड? बताएं। तो कॉम्ट के परामर्शदाता थे सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने रूपों का या कितने स्तरों का उल्लेख किया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 5 स्तरों का उल्लेख किया उन्होंने मॉर्गन ने। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने कहा परिवार धीरे धीरे संपत्ति की ओर जा रहा है? बताएं, समाप्ति की ओर जा रहा है। मतलब कि बताएं, प्रश्न है किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ये गुडे ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समाज मितीय परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी? समाज मितीय परिवार की अवधारणा प्रतिपादित करी थी यंग और बिलमॉट ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, मर्डाक, लोबी या ब्रजेश? बताएं। तो 250 समाजों का अध्ययन किया मर्डाक ने, और उसके बाद में विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट बताया कि विवाह का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन और रख रखाव हेतु एक समझौता कहा? बताएं किसने कहा? मर्डाक ने ही कहा। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, देवर विवाह होता है एक पुरुष और किसके बीच में? एक पुरुष और उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच में नहीं, उच्च जाति की एक स्त्री के बीच में नहीं, निम्न जाति की एक स्त्री के बीच में नहीं, उसके मृत भाई की विधवा से। बिल्कुल ठीक है, विधवा विवाह मतलब कि देवर विवाह इसी को बोलते हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है या किसने कहा? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये किसने कहा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। ईबी टाइलर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है किसने कहा? ईबी टाइलर ने कहा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैक्स मूलर का संबंध किससे है? मैक्स मूलर का संबंध किससे है? प्रकृतिवाद से है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताइएगा। आत्मवाद का सिद्धांत बिल्कुल ईबी टाइलर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खीम महोदय ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? बताएं। इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह है? देखिए, मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह और तीर्थयात्री समूह, ये प्राथमिक समूह नहीं है, ये सब आपके द्वितीयक समूह है। पड़ोस जो है ये प्राथमिक समूह है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? इनमें से कौन सा द्वितीयक समूह है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो ऑफिस जो है ये द्वितीयक समूह है। परिवार और बच्चों के खेल का समूह ये आपका प्राथमिक समूह है, क्योंकि बच्चों के खेल के समूह में हर बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। परिवार में भी एक दूसरे को लोग जानते हैं परस्पर, ठीक है। 20 लोगों से कम होता है खेल का समूह भी और परिवार भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो 20 लोगों से अगर कम हो तो आप जान लीजिए प्राथमिक समूह होगा। और ऑफिस में आप देखते हैं बहुत सारे के लोग काम करते हैं और एक दूसरे को पूर्ण रूप से सभी लोग परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन व्यावसायिक मामले में संबंधित उनमें द्वितीयक संबंध पाया जाता है, प्राथमिक नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे देखेंगे, यानी औपचारिक संबंध होता है, अनौपचारिक संबंध नहीं, मतलब कि औपचारिक संबंध उनमें पाया जाता है, व्यवहारिक नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरे तत्वों से, बढ़िया प्रश्न है, दूसरे तत्वों से संस्कृति, बताएं। दूसरे तत्वों से संस्कृति की आत्म मतलब अनिर्भरता सूचित करने के लिए स्पेंसर ने किस पदावली का प्रयोग किया? तो स्पेंसर ने किस पदावली का प्रयोग किया था? सावयवी, असावयवी, मिश्रित या अधिसावयवी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था? दूसरे तत्वों की संस्कृति की रक्षा के लिए, मतलब कि संस्कृति की अनिवार्यता को सूचित करने के लिए स्पेंसर ने सावयवी एकता का प्रयोग किया था। सावयवी मतलब कि शरीर से तुलना करी है समाज की, मनुष्य के शरीर से तुलना करी है किसकी? समाज की। किसने करी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने करी है। क्लियर? आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस प्रकार से मनुष्य के अंग होते हैं और उसी तरीके से समाज के विभिन्न अंग होते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? समाज शास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग करना किया था सबसे पहले ग्राह समनर ने। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे कि जो है अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा समूहों को? तो ग्राह समनर ने ही बांटा था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने विभाजित किया? अकबर ने किया, इसको मैंने बताया कई बार। अगला प्रश्न, विवाह एक विवाह का मतलब एक विवाह विवाह का सबसे अच्छा रूप है, किसने बताया? वेस्टरमार्क ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, समनर के अनुसार इनमें से कौन सी मूल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है? बताएं। समनर के अनुसार, समनर के अनुसार इनमें से कौन सी मूल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है? प्राथमिक समूह या भौतिक वस्तुएं या राज्य या लोक रीतियां और लोकाचार? तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं लोक रीतियां और लोकाचार। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है? बताएं। अभौतिक संस्कृति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मशीनें भौतिक हैं जो कि दिखती हैं, औषधियाँ भी दिखती हैं, तो ये सब भौतिक संस्कृतियाँ हैं। गाड़ियाँ भी भौतिक संस्कृति। अनुष्ठान कोई जो होता है वो एक क्रिया होती व्यवस्था के द्वारा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जन रीतियाँ समनर ने बताई उसके बारे में, प्राथमिक समूह कूले की धारणा है, संदर्भ समूह मर्टन ने दिया, बिल्कुल ठीक है तीनों। मैत्री समूह मैकाइबर नहीं देते हैं, तो इसका यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका।
आगे देखेंगे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया, मैंने कई बार बताया आपको किसने दिया है। इसको दिया है, ये देखिए मैक्स वेबर, दुर्खिम, इनमें से किसी ने नहीं दिया, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो किसने दिया सांस्कृतिक विलंबना? अकबर ने दिया है, ये बात ध्यान रखिए। कब दिया? 1922 में दिया था। ओके, और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी, विलंबना का मतलब होता है पिछड़ जाना, जब एक संस्कृति आगे बढ़ जाए दूसरी पिछड़ जाए। अगला प्रश्न, सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका क्या नाम है? सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम है प्रगति, प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। देखिए, और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा किसने दी है? संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा दी है मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, और इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे, और आपका पेपर अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अच्छा करें और सभी का सबका सब जो है प्रश्न सही जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। आपका 101 102 वाला भी मैंने दिया था, 103 वाला भी मैंने दे दिया आज। ओके, धन्यवाद।